नाम है सरफेस टेंशन। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं इसकी सरफेस टेंशन की। क्या कभी आप लोगों के दिमाग में यह आया कि रेन ड्रॉप्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रही हैं, देखी हैं सबने, और ऐसा नहीं कि एक सीज़न में देखी हैं, जब से तुम बड़े हो रहे हो, छोटे बच्चे थे, थोड़ा बहुत समझ में आने लगा तो फिर दिमाग में आया होगा यार ये रेन ड्रॉप स्फेरिकल ही क्यों, किसी और शेप में क्यों नहीं। पेन शेप में होती, आगे टकराती ऐसे तैसी फिर जाती बंदे की, छाते में कई छेद पड़े होते थोड़ी देर बाद, तो वो स्फेरिकल शेप ही क्यों। क्यूबिकल भी अच्छी शेप थी, क्यूबिकल में क्यों नहीं। सिलेंड्रिकल होती, क्यूबिकल होती है ना, किसी और शेप, और बहुत सारी शेप पॉसिबल है। क्या आप लोगों में से किसी के दिमाग में कभी आज तक आया कि वो स्फेरिकल ही क्यों। तो यहाँ डिफरेंस पड़ता है, एक एनालाइजिंग माइंड मतलब एक न्यूटन जैसे दिमाग में, और एक हमारे जैसे, मेरे दिमाग में भी नहीं आया होगा शायद, मुझे ध्यान नहीं है, पर नहीं आया होगा, तुम्हारे जैसे ही हूँ मैं भी। तो एक ऑर्डिनरी माइंड और एक साइंटिस्ट के दिमाग में ये फ़र्क होता है, वो दिखता है यार ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी। अब एप्पल ऊपर से चीज़ें नीचे की तरफ, क्या न्यूटन के ज़माने में आती थी बस एप्पल ही आया नीचे। हमारे टाइम में भी आते हैं, एप्पल के गार्डन हमने भी देखे हैं, ऊपर से एप्पल के बार गिर जाता है, कोई और चीज़ गिरती है, रेन ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं, पेन ऊपर फेंको तो नीचे आता है। किसी के दिमाग में आया कि यार नीचे क्यों आ रहा है, नहीं बोले ज़्यादा टेंशन नहीं लेने। ऊपर फेंका तो नीचे आएगा, कहाँ जाएगा, कल भी आया था आज भी आया है। तो हम लोग ये सोच के छोड़ देते हैं चीज़ें। न्यूटन पीछे पड़ गया इसके, नीचे क्यों आया भाई, ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना। और क्या निकला, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें अगर उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और करनी चाहिए, साइंस रखिए तो, सॉरी, साइंस रखने का मतलब ही ये होता है कि आपका माइंड एनालिटिकल होना चाहिए, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके सिवा क्या हो सकता था, वो क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना सा सोचोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, और उन क्वेश्चन का आंसर लेने का टाइम ये +1 +2 होता है। क्योंकि बचपन में तो बहुत सारी चीज़ें जो अनआंसर चली जाती हैं, क्यों, पेरेंट्स से पूछेंगे, अगर वो खुद भी वैसे ही मतलब नहीं, जैसे आर्ट्स रखा है मान लो, तो कैसे आंसर करेगा कोई भी कि यार सरफेस टेंशन क्या होती है, या ज़बरदस्ती हमारे जैसे, जैसे हमने निकाली सरफेस टेंशन, कुछ चलो ठीक है यार रट्टा हमारा मार्क्स ही लेना है, तो भी कैसे आंसर करेंगे। लेकिन +1 +2 में आप जब पढ़ रहे हो ना चीज़ों को, तो उनके आंसर ढंग से लेने की कोशिश करो। सरफेस टेंशन ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास लिक्विड है, मान लो एक वेसल में लिक्विड है बेटा, और लिक्विड में लेवल ये रहा मेरा लिक्विड का जी, ठीक है जी, ये लिक्विड है जी। मैं कोई एक मॉलिक्यूल अंदर कंसिडर करता हूं और यहां ड्रॉ कर लेता हूं बेटा, ये रहा मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल आ गया जी ये वाला। सीधी सी बात है, अगर इसके ऊपर कोई बोले यार फोर्स बताओ क्या है, तो बेटा आसपास वाले मॉलिक्यूल सब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इधर वाले इधर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर वाला इधर को अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला नीचे को अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला यहाँ अट्रैक्ट करेगा, मतलब नेट फोर्स। इस दुनिया में सबसे मजे में वो इंसान होता है जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 पता चला, क्या मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं, आजा बच्चा। इस दुनिया में सबसे मजे में वो इंसान है जिसको ये पता हो कि मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है। ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई बॉडी, कोई लिविंग नॉन लिविंग बॉडी ऐसी नहीं है हमारी दुनिया में जिसको हम बोल सकें इसके ऊपर फोर्स नहीं ऐड कर रही है। तुम्हारी बात, मेरी बात, किसी की बात लें, तो अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, तुम सभी मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, एवरी मास ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास। तुम छोड़ो, आसपास वाले जितने भी और मास है वो भी तो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। सन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मून मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक 60-70 किलो के आदमी की ऐसी तैसी फेरी हुई है सबने अट्रैक्ट कर करके, ग्रेविटेशन फोर्स। ऊपर से अगर मेरे ऊपर कोई चार्ज आ गया बेटा, और चार्ज सुबह से शाम तक आता रहता है, मैं बता दूं आपको, जब आप सीट पे कहीं पे बैठते हो, फ्रिक्शन की वजह से आपके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिखता नहीं है, लेकिन साथ वाला जो आपके और सीट पे बैठा है, क्या उसके नहीं आएगा, उस पर भी आएगा। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो रिपल्शन हो रही है। या आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साथ वाले के ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन वो हो रही है। तो ऐसी कोई बॉडी हमारी दुनिया में नहीं है जिसको आप बोल सको कि इसके ऊपर फोर्स नहीं है, सबके ऊपर है। खुश कौन है, जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इस टाइम तुम भी बड़े आराम से बैठे हो, इसलिए बैठे हो कि तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स 0 है।
वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0। इधर वाला अट्रैक्ट कर रहा है तो उधर वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, नेट फोर्स 0। ऊपर से सन अट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे मून अर्थ भी है ना, वो भी अट्रैक्ट कर रही है, नेट फोर्स 0। तो ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा खुशी अगर है तो ये मॉलिक्यूल है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि और मॉलिक्यूल जो हैं, जितने मॉलिक्यूल अंदर होंगे सब खुश हैं बेटा, है ना। जितने भी मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है सब मजे में है। परेशान कौन है? सबसे ऊपर जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर सरफेस पे। क्यों? वो क्यों परेशान है भाई? क्योंकि उसमें ऊपर कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। नीचे की तरफ तो है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स लगाने वाला कोई भी नहीं। अब देखें, अगर ये मॉलिक्यूल इसको इधर को पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, सही है। ये मॉलिक्यूल इधर को पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको ऊपर फोर्स है। और यहां पर ये इधर को नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। अरे ऊपर तो एयर है यार, ऊपर कोई फोर्स थोड़ा आएगी बेटा। तो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिक्विड का सरफेस के ऊपर जितने मॉलिक्यूल हैं उन सभी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। और जब फोर्स एक्ट करती है तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है बेटा। वर्क फोर्स एक्ट करेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। अब 10 न्यूटन से किसी ने कान के नीचे दे दिया तो गर्म हो जाता है कान। क्यों? क्योंकि वो जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कहाँ? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी बढ़ती है। जब भी फोर्स सेट करेगी बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी। पेन है, पेन के ऊपर मैं फोर्स लगा के ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैंने वर्क किया ना बेटा, वर्क किया, बेकार थोड़ा गया, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब फोर्स सेट करेगी कुछ ना कुछ वर्क करेगी, और वर्क करेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ये मॉलिक्यूल सारे परेशान है, किसकी वजह से? एनर्जी बढ़ने की वजह से। दुनिया में, हमारी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि उसकी एनर्जी बढ़े। हमारी दुनिया में सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी, यू नेम इट, और उससे बाहर कोई भी नहीं है। 2 प्रिंसिपल से बाहर कोई नहीं है। पहला मिनिमम एनर्जी, दूसरा बताया था मैंने पहले भी, मैक्सिमम रैंडमनेस। बस जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो केमिकल हैं, चाहे बायोलॉजिकल हैं, या कोई और टाइप के प्रोसेस जो भी आप नेम करना चाहते हो, वो सिर्फ 2 रीजन की वजह से हैं। एक तो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने के लिए, या फिर मैक्सिमम रैंडमनेस। यू कैन इमेजिन एनी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, केमिकल फिनोमेना की बात करें, 90% से ज़्यादा रिएक्शन केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक है। वो एलिमेंट को भी पहले पता है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जानते हैं कि कंबाइन करेंगे ना तो बाद में एनर्जी कम हो जाएगी, रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज। वो कंबाइन करने का रीज़न ही उनका ये है कि पहले एनर्जी ज़्यादा है और उनको पता है कि कंबाइन करेंगे बहुत तो एनर्जी रिलीज होगी, हम मिनिमम एनर्जी स्टेट में जा पाएंगे। पर एंडोथर्मिक भी तो है, पर जितने भी एंडोथर्मिक है उनमें ये भी ऑब्जर्व करना है, बाद में वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, मतलब रैंडमनेस। तो या तो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने के लिए प्रोसेस हो रहा होगा, या रैंडमनेस बढ़ाने के लिए प्रोसेस इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे आप बोलो कि पानी की बूंदें हमेशा नीचे की तरफ ही आती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, आना चाहिए नीचे। पोटेंशियल एनर्जी कम होने के लिए आ रही है, पेन ऊपर फेंकते हैं तो फिर नीचे आता है, ये गाली निकालता हो वापस आता, बोले कहाँ यार एनर्जी बढ़ा दी तूने, मैं अब मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता हूँ, तू उसके अगेंस्ट चला काम कर रहा था, वो फिर नीचे आएगा, तुम्हारे सर पे आकर टकराएगा। उसको भी अपनी एनर्जी मिनिमाइज करनी है। मिनिमम एनर्जी के नलके से पानी खोला बकेट में जाता है, वो नहीं ऊपर जाता, पहले छत पे, बोले चढ़ा छत धो गया हूँ, तेरा काड़ा पड़ा हुआ, उसके बाद तेरी बाल्टी में तेरे नहाने का इंतजाम करता हूँ, वो भी नीचे आता है। उसको भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी है। लेकिन इवेपोरेशन या वेपराइजेशन भी तो एक प्रोसेस है, वो भी तो हो रहा है, वो तो एनर्जी बढ़ा रहा है। गैस के ऊपर तुमने गैस फूंक दी अपनी, उसके ऊपर पानी जो इवेपोरेट किया जा रहा है, हवा में जा रहा है, वो भी तो प्रोसेस ही है, वो तो एनर्जी बढ़ा रहा है। लेकिन एनर्जी जब भी बढ़ रही होगी तो रैंडमनेस बढ़ रही होगी। उस पानी को जिसको बकेट में सारी जिंदगी बितानी थी, सारी उम्र वहीं रहना था, वो अब वो इवेपोरेट होकर कभी चंडीगढ़ घूमता फिरेगा, कभी किन्नौर बरसेगा जाके, कभी शिमला में घूमेगा, आवारागर्दी करने का मौका मिल रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी कंडीशन के बाढ़ में यही होगा ना बेटा। तो आपके पास दो ही प्रोसेस हैं हमारी दुनिया में जो हर चीज को गवर्न करते हैं, मिनिमम एनर्जी और ये परेशान है सारे के सारे मॉलिक्यूल, क्योंकि एनर्जी बढ़ी हुई है, और बढ़ी हुई एनर्जी को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और बढ़ी हुई एनर्जी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लिक्विड मॉलिक्यूल ने इतना शानदार चीज ढूंढी, देखो शानदार तरीका ढूंढा एनर्जी को कम करने का, क्या
कि यार सरफेस एरिया जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सबके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, सबको पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं सबको, ऐसे बोलो तो फोर्स एक्ट कर रही है सबके ऊपर, और अगर फोर्स एक्ट कर रही है सबके ऊपर तो एनर्जी बढ़ रही है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल को पता है बॉस किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा, या नहीं ऊपर वाला नीचे भी आ गया तो नीचे वाले किसी को तो ऊपर जाना पड़ेगा, सरफेस थोड़ा गायब हो जाएगा कि सारे मॉलिक्यूल बोले हम तो घुस गए जी अंदर, सरफेस गायब हो गया, नीचे वाले ऊपर जाने को तैयार नहीं, वो देख रहे नजर नहीं आ रहा कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा होगा, किसी को तो ऊपर रहना पड़ेगा ना। जब लिक्विड मॉलिक्यूल को पता है बॉस किसी ना किसी का नंबर तो आएगा, और किसी के तो पढ़ेंगे, क्या किया उन्होंने, एरिया ही मिनिमाइज कर दिया। कितना शानदार प्रोसेस है। मतलब ये चीज़ें शायद हमारे दिमाग में ना आए, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है कि सरफेस एरिया ही मिनिमम कर दो, क्योंकि किसी ना किसी की तो एस्टेसी फिरनी है, कम से कम लोगों की एस्टेसी फिरे भाई। उससे क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ऑन द सरफेस, और लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो एनर्जी भी तो मिनिमम होगी, है ना। तो लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करते हैं, इसीलिए स्फेरिकल शेप एक्वायर करते हैं। स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया इन ऑल पॉसिबल शेप्स। किसी भी 3D शेप को लो, तो आपको कोई सॉलिड दिया जाए उसमें आप शेप बनाने की कोशिश करो, स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, और इसलिए दुनिया का हर लिक्विड स्फेरिकल शेप बनाने की कोशिश करता है। तो अब आप लिखें सरफेस टेंशन को, बेटा समझ में आया। सरफेस टेंशन पे जाने से पहले मैं कुछ और चीजें समझा दिया मैंने सरफेस टेंशन में से आपको, पर कुछ चीजें डेफिनेशन है जो आपको समझनी है। और पहली है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स। दो टाइप की होती है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ कोहिजन COHESION, और दूसरी फोर्स ऑफ एडिशन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ कोहिजन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। किसी को कोई दिक्कत हो बेटा देखने में कुछ हो तो बता देना। पिछला बेंच यहाँ पे हमारे पास खाली है, वहाँ से डायरेक्ट नज़र आता है। तेरे को दिख रहा है बच्चों? अगले वाले बेंच वाले को दिक्कत हो सकती है तो इधर आ जाना, बेशक जहाँ चाह रहा हूँ एडजस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स ऑफ कोहिजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, फोर्स ऑफ कोहिजन। ये पेन के मॉलिक्यूल, अरे सेम ही तो हैं सारे, पेन के मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स, फोर्स ऑफ कोहिजन। पेपर के मॉलिक्यूल के बीच के आपस की फोर्स, फोर्स ऑफ कोहिजन। बेंच के मॉलिक्यूल आपस में सिमिलर टाइप के हैं सारे के सारे, फोर्स ऑफ कोहिजन। सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ कोहिजन। फोर्स ऑफ एडिशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। दो पेपर पीसीस को जोड़ने के लिए आप ग्लू का यूज करते हो बेटा, तो ग्लू के मॉलिक्यूल और पेपर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ एडिशन। क्या आपने कभी रीड करने की कोशिश की कि वो फेविकोल की क्या लिखा होता है, एडेसिव, या फेविक्विक के ऊपर बाहर लिखा होता है एडेसिव या एडिशन? वो औरों के दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए एडेसिव लिखा होता है। फोर्स ऑफ एडिशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन different kind of molecules, now that is known as force of addition beta. देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ कोहिजन है, फोर्स ऑफ एडिशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised power 8। r क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। r है मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बेटा। cohesive or adhesive forces are inversely proportional to 8th power of distance between the molecules. अब जैसे मेरे हाथ के मॉलिक्यूल और पेन के मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से पेन नीचे नहीं गिर रहा है। कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ एडिशन। इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हो तुम लोग। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और कुछ नहीं। तो भाई सरफेस टेंशन समझने के लिए कुछ एक बेसिक डेफिनेशन जो इससे लिंक है, पहले वो देख रहे हैं हम लोग।
हाँ बेटा, फोर्स ऑफ, देखिए फोर्स ऑफ एडिशन जैसे मेरे हाथ और पेन के मॉलिक्यूल की फोर्स है। अब ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों ही अट्रैक्शन है, कोहेजन भी अट्रैक्शन है। और ये मॉलिक्यूल, पेन के मॉलिक्यूल मेरे फिंगर के मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, मेरी फिंगर के मॉलिक्यूल पेन को रोटेट करेंगे। तो ये इधर को, ये इधर को, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। और इसी की वजह से आती है फ्रिक्शन। क्यों? जब मैं खींचने की कोशिश करूंगा तो वो बॉन्ड बने हुए, फ्रिक्शन बोला था ना बेटा मैंने। जब मैंने ऐसे पकड़ा तो इनके बीच में फोर्स कैसी है, अट्रैक्शन की ऐसे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसको, लेकिन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन को अपोज करता है। अगर पेन आगे जा रहा है तो पेन के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे, तो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स ऐसे है, लेकिन फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? अरे भाई ये जो बॉन्ड बन गए इनके बीच में फोर्स ऑफ एडिशन के, वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें जोर लगाना पड़ रहा है। तो ये अपोजिंग फोर्स, अपोजिट द मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डायरेक्शन में नहीं, है ना। चलो आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास है सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन मैंने आपको बोली, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स by virtue of which the free surface of the liquid behave like a stressed membrane. Free surface of the liquid behave like a stressed membrane. हाँ भाई, stressed membrane वो कैसे? stressed membrane इसलिए बेटा कि ये मॉलिक्यूल थे सरफेस पे, है ना भाई, ये मॉलिक्यूल सरफेस पे थे। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल कर रहे हैं बेटा, हाथ में हाथ पकड़ के बैठे हैं, और नेट फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और साथ में एक दूसरे का हाथ भी पकड़ के बैठे हैं ऐसे। मतलब सरफेस में जैसे हम लोग सारे खड़े हो जाएं, हम मॉलिक्यूल की शक्ल ले लें और हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, अब उन हाथों के ऊपर कुछ गिर जाएगा तो वो सपोर्ट कर सकता है। अगर हम ऐसे होते ना तो सिंगल आदमी होता, लेकिन हम पूरी क्लास हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं तो हम कितना भी वेट सपोर्ट कर सकते हैं। या छोड़ो, आप लोग चादर पकड़ के खड़े हो गए, चारों तरफ से हमने उसको उसका सीट लिया, तो हम कितना भी वेट ऊपर से जो गिर रहे हैं उसको सपोर्ट कर पाएंगे। ये कुछ चादर की तरह है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन सी बन जाती है, खिंची हुई मेम्ब्रेन, इधर से खींच रहा है इधर से खींच रहा है, उसके ऊपर कोई वेट तुम अगर रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये सब कुछ नया है तुम्हारे लिए, लेकिन होता ऐसा ही है। पानी के ऊपर भी ये मेम्ब्रेन बनी होती है, और दूध के ऊपर तो दिखती भी है, मलाई दिखती है। तो जो मेम्ब्रेन दूध के ऊपर होती है उसके ऊपर छोटा मोटा कॉइन तुम रखोगे तो कॉइन को सपोर्ट कर लेती है वो मलाई। लिक्विड के ऊपर भी वो, लिक्विड के ऊपर भी वो मलाई होती है ना बेटा, वो मेम्ब्रेन बनी होती है, और उस मेम्ब्रेन के ऊपर कोई, हाँ पत्ता अगर सब रखना चाहोगे रखोगे, पत्ता गीला भी नहीं होगा, उस मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा। पत्ता छोड़ो यार, तुम एक जो इंक सोक करने का पेपर नहीं होता, ब्लॉटिंग पेपर इसको बोलते हैं, ब्लॉटिंग पेपर पानी के ऊपर रखो, उसके ऊपर एक ऑयल पेन, स्टील, स्टील की डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 5000 पर केजी पर मीटर क्यूब, पानी की 1000 केजी पर मीटर क्यूब, स्टील को डूब जाना चाहिए। पेपर के ऊपर रखा, नहीं डूबी जी, थोड़ी देर में बेटा वो पेपर जो है पानी सोक करेगा, हैवी होता जाएगा, वो सिंक कर जाएगा, लेकिन ऑयल पेन पानी के सरफेस पे फ्लोट करती हुई दिखेगी तुम्हें। किसने सपोर्ट किया? उसी स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन ने, जो मलाई पानी की सरफेस के ऊपर या मेम्ब्रेन पानी की सरफेस के ऊपर बन चुकी थी, उसने सपोर्ट किया। तो हर लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन बनती है, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। और वही लिखा हमने डेफिनेशन में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन एंड टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। और वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है सारी अवेलेबल शेप में। मिनिमम सरफेस एरिया कौन सी शेप का होता है बच्चों? स्फीयर का होता है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो हर लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, याद रखें। उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है मतलब।
और अगर लिक्विड की वो मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी फिर तो लिक्विड कुछ भी नहीं करने को तैयार होगा। टेंट देखा है बेटा ना, टेंट का थिक कपड़ा होता है, काफ़ी थिक, और टेंट के ऊपर पानी आता है तो ये बूंदें अंदर नहीं जा पाती। रीज़न, पानी की सरफेस टेंशन की वजह से। पानी नहीं चाहता कि, क्योंकि उसमें पतले पतले होल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन पानी की वो मेम्ब्रेन टूटेगी। अगर वो होल से थोड़ा थोड़ा टिप टिप करके अंदर जाएगा तो वो मेम्ब्रेन टूटेगी। पानी नहीं चाहता कि उसकी मेम्ब्रेन टूटे, वो इकट्ठा फ्लो करना चाहता है, टेंट से अंदर पानी नहीं आ पाता। फिर तो कपड़े धोने भी मुश्किल होंगे। जैसे कपड़े धोने के लिए पानी का यूज़ करोगे ना बेटा, फिर पानी अंदर नहीं घुसेगा, कहाँ, क्लोथ के अंदर नहीं जाएगा, डर्ट अंदर फंसी हुई है, फिर तो उसको साफ़ करना ही मुश्किल है, बिल्कुल साफ़ करना मुश्किल है। लेकिन आप सोप का इसलिए तो यूज़ करते हो। सोप का किस लिए यूज़ करते हो? क्योंकि सोप पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, उस झिल्ली को तोड़ देता है। और सोप के अपने मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है बेटा? पिन शेप होती है, ऑयल पिन शेप। तो वो एक तो पानी की सरफेस की फिल्म को तोड़ देता है, सरफेस टेंशन कम करता है, साथ में अपने मॉलिक्यूल की शेप सुई की तरह होती है, वो होल में घुसते हैं और डर्ट को निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं। फिर थोड़ा गर्म पानी करते हो कपड़े धोने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज द सरफेस टेंशन। तो थोड़ा गर्म करोगे तो टेम्परेचर सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, और पानी की जो सरफेस टेंशन अगर कम होगी तो पानी घुस पाएगा कपड़ों के बीच में और उसकी सफाई कर पाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम होती है। सूप ठंडा पियोगे तो मज़ा नहीं आता, गर्म पियो तो हाँ यार ये बढ़िया है। क्यों? क्योंकि गर्म सूप में वो सरफेस टेंशन कम हो चुकी होती है, और सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो जीभ के अंदर अच्छे से फैलेगा। टेस्ट किसने देना है? सूप ने थोड़ा देना, जीभ ने देना तुम्हारे। तो जीभ के मॉलिक्यूल के साथ अगर कांटेक्ट ज़्यादा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, क्योंकि झिल्ली अगर टूटेगी और टंग के साथ ज़्यादा कांटेक्ट होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा है जी, स्वाद है, स्वाद तो जीभ ने देना है, सूप ने थोड़ा देना है ना। मैथमेटिकली बेटा इतना लिख लिया बच्चों? अगर इतना लिख लिया तो मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पेन पकड़ के तो तुम लाइन ड्रॉ कर नहीं पाओगे। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, कर ली भाई, ठीक। अब अगर यहां मॉलिक्यूल में शो करता हूं कि यहां मॉलिक्यूल है, यहां अरे आसपास भी तो मॉलिक्यूल है भाई, है ना, वो इसको अटैच कर रहा है, इसको अरे इधर भी मॉलिक्यूल है यार, वो इसको अटैच कर रहा है। तो दोनों तरफ से जैसे मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की लिक्विड सरफेस के ऊपर, इस मॉलिक्यूल को यहां से भी, यहां भी मॉलिक्यूल है, यहां भी मॉलिक्यूल है, यहां भी है, इस मॉलिक्यूल को यहां से भी अट्रैक्शन मिल रही है, यहां से भी मिल रही है, इस मॉलिक्यूल को यहां से भी अट्रैक्शन है, यहां से भी। दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ F/L, now this is known as surface tension। S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, तो S is फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, SI यूनिट न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला mL0T-2, और CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर। क्या मुझे बताओगे कि ये F/L या ऐसा बोलो कि न्यूटन पर मीटर किसी और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी था क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक बच्चे के दिमाग में आया बेटा, जबकि सबके दिमाग में आना चाहिए था, अभी किया क्योंकि इलास्टिसिटी में किया हमने। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? F/L ही था, तो F = kx ना बेटा, k F/x, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, यही तो था उसका भी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का सेम डायमेंशन फॉर्मूला और सेम यूनिट होता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। कुछ समय में ना आए, कुछ पता ना चले तो बताना है। क्या मैं आगे चलूं बच्चों?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो अगर ये आपके पास कोई लिक्विड है और इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की, तो मॉलिक्यूल इधर को भी दोनों तरफ आएगी, तभी तो वो लाइन रेस्ट पे है ना। अगर एक ही तरफ फोर्स होती फिर तो एक्सेलरेट करती, है ना। वो इमेजिनरी लाइन रेस्ट पे है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, हाँ ये हमने कर लिया जी, सरफेस टेंशन ही होती है। आप ध्यान सुनिएगा, कोई रॉड आपने लिक्विड सरफेस के ऊपर रख दी, ऐसे रॉड लिक्विड सरफेस के अंदर डाली, अब उसको आप पुल कर रहे हो बाहर। आप क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। अब पुल करने के लिए क्या है, कम से कम mg के बराबर तो फोर्स आपको लगानी होगी, है ना। जितना इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा, उतनी फोर्स ऊपर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो लगानी पड़ेगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पानी के मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आ चुके हैं, और पानी के मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एडिशन, वही तो है सरफेस टेंशन। और मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। मिलीमीटर भी अगर इस लेंथ है तो इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मिलीमीटर में होगी तब दोनों दो लेंथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली, डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल बेटा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर में एक मॉलिक्यूल। एक मीटर में कितने मॉलिक्यूल? 10⁻10 मॉलिक्यूल, 1/10⁻⁻10। और बेटा एक मिलीमीटर में कितने मॉलिक्यूल? 10⁻7 मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर ये रॉड अगर आपके पास है, ये वाली रॉड अगर आपके पास है ये, तो इस तरफ वाले मॉलिक्यूल अलग होंगे बेटा। 1 मिलीमीटर में 10⁻7 मॉलिक्यूल हैं, और इस तरफ वाले मॉलिक्यूल अलग होंगे। इसलिए लेंथ ये भी काउंट करनी पड़ेगी और लेंथ इधर वाली भी काउंट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूंगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इक्वल टू सरफेस टेंशन, और फोर्स क्या होगी? S × 2L। मतलब इसको बाहर को पुल करने के लिए, क्योंकि ये आगे ना बेटा, इधर से भी मॉलिक्यूल क्या फोर्स ऑफ एडिशन शो करेंगे और वो नीचे को पुल करेंगे। इसको आप ऊपर पुल करना चाहते हो, मॉलिक्यूल नीचे खींचेंगे, इधर से भी नीचे खींचेंगे, डबल लेंथ आ गई ना। तो फोर्स एक्टिंग डिवाइड बाय 2L इक्वल टू सरफेस टेंशन। फोर्स आ गई बेटा S × 2L। एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू टेक आउट द रॉड। ये एक्स्ट्रा फोर्स है mg के अलावा जो फोर्स है बेटा, है ना। So this is extra force needed to take out the rod from the liquid surface. mg के अलावा जो फोर्स है वो है बेटा। ये तो बात हुई रॉड की। ज़रूरी थोड़ा है तुमने हमेशा रॉड ही डालनी है पानी में और उसके बाहर निकालना है, कोई और शेप भी हो सकती है। आपने देखो क्या किया, एनुलर रिंग। एनुलर रिंग पता कैसे होता है बेटा? अंदर का रेडियस अलग और बाहर का रेडियस अलग। थोड़ा थिक रिंग जो है ना, उसको एनुलर रिंग कहा जाता है, ताकि अंदर का रेडियस अलग हो बच्चों और बाहर का रेडियस अलग है। ये R1 और बाहर वाला R2। ये आ गया हमारे पास एनुलर, ANNUL, एनुलर रिंग। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल होंगे वो अलग हैं, है ना बेटा, और जो बाहर कांटेक्ट में होंगे वो अलग हैं। जब आप इस रिंग को बाहर ऐसे बाहर पुल करने की कोशिश करोगे, तो इस लेंथ में जो मॉलिक्यूल है वो भी अंदर की तरफ को पुल करेंगे, और बाहर की लेंथ में जो मॉलिक्यूल है वो भी अंदर ही तो पुल करेंगे। टोटल लेंथ कितनी होगी बच्चा? 2πr1 + 2πr2। पक्का? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इक्वल टू सरफेस टेंशन। फोर्स आ गई S × 2π × R1 + R2। दिस इज एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू टेक आउट द एनुलर रिंग आउट ऑफ द लिक्विड। mg तो है ही है, ये mg के अलावा ये फोर्स है। ये न्यूमेरिकल पार्ट है बेटा। थ्योरी तो सिर्फ उतनी होती है जितनी आपको बताई गई थी। ये वेरियस न्यूमेरिकल्स हैं जो ये करवा रहा हूँ ना, थ्योरी के फॉर्म में करवा रहा हूँ। ये डिफरेंट ईयर में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं। कई बार पूछेगा कि जी एक एनुलर रिंग था, रेडियस अंदर का 5 सेंटीमीटर था, बाहर का 7 सेंटीमीटर था, सरफेस टेंशन ये थी, बताओ एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड क्या होगी? तो S × 2π × R1 + R2।
ये सब न्यूमेरिकल पार्ट है जो कि मैं आपको थ्योरी की फॉर्म में करवा रहा हूँ, कभी ना कभी पूछे गए न्यूमेरिकल है। और अब भी पूछे जाते हैं। क्या हम आगे चलें बच्चों? चलो आगे बेटा, लो भाई आगे बढ़ते हैं। सिंपल एक रिंग तुम्हारे पास है, तो बेटा रिंग में अंदर जो मॉलिक्यूल हैं चाहे मिलीमीटर में ही है, उसका रेडियस है अलग होंगे और बाहर वाले मॉलिक्यूल अलग होंगे। तो 2πr अंदर वाली लेंथ और 2πr बाहर वाली। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 2πr इक्वल टू एस। एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड क्या हो गया? एस इंटू 4πr। इसी तरीके से डिस्क अगर है, पर डिस्क तो सॉलिड होती है बच्चों, ध्यान से देखना, डिस्क तो क्या होता है? सॉलिड। तो फिर कहां होगी फोर्स ऑफ एडिशन? ये तो 2πr में होगी बस, बार बार जहां मॉलिक्यूल कांटेक्ट में होंगे। बाहर जब खींचोगे ना तो लेंथ कितनी आई जिसके कांटेक्ट में? 2πr। तो बस f बाय 2πr इक्वल टू एस, और f आ जाएगा s इंटू 2πr। तो डिस्क होगी तो अंदर एयर नहीं होती, वो पूरी सॉलिड होती है। और जो लेंथ जो लिक्विड के कांटेक्ट में है या एयर को एक्सपोज हुई पड़ी है, वो सिर्फ 2πr है। इसलिए हम बोलेंगे f डिवाइड बाय 2πr इक्वल टू s, और एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू टेक आउट द डिस्क आउट ऑफ द लिक्विड विल बी s इंटू 2πr। जहां कहीं कोई दिक्कत आएगी, लगे कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया, वहां बताना है बेटा। देखिए एनुलर रिंग और इसमें डिफरेंस क्या है? एनुलर रिंग एक ऐसा जैसा रिंग है जिसमें ये पार्ट सॉलिड है, अंदर हॉलो है, ये पार्ट सॉलिड है बेटा। तो सॉलिड में तो कांटेक्ट में नहीं होंगे ना मॉलिक्यूल, यहाँ होंगे अंदर की तरफ 2πr1 में, और कहाँ होंगे? 2πr2 में बाहर होंगे। एयर के कांटेक्ट में जो जगह है वो 2πr1 प्लस 2πr2 है, लेकिन ये बहुत थिन है। और अगर बहुत थिन है तो r1 इज अप्रॉक्सीमेटली r2, ऐसा बोल सकते हो। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल कांटेक्ट में होंगे और बाहर वाले भी होंगे, तो 2πr प्लस 2πr। वहाँ 2πr1 प्लस 2πr2 था, यहाँ 2πr प्लस 2πr है, क्योंकि ये थिन है काफ़ी। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर वायर लूप है बेटा, ये लेंथ L और विड्थ B। तो बोलो बेटा ये लेंथ कितनी बनी? L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। पर वो तो अंदर की लेंथ हो गई, बाहर की तो इतनी है, 2 इंटू ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, 4 टाइम L प्लस बी। F डिवाइड बाय 4 टाइम L प्लस बी इक्वल टू एस के बराबर, और फोर्स आ जाएगा 4 टाइम L प्लस बी इंटू एस के बराबर। लेकिन अगर शीट होगी तो शीट तो सॉलिड होती है ना, अब अंदर नहीं है यार बेटा, सिर्फ बाहर आएगी L प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4L। F बाय 4L इक्वल टू एस, F इक्वल टू 4L इंटू एस। डिफरेंट न्यूमेरिकल जो अब आपसे पूछे जाएंगे या पहले कभी पूछे गए हैं, वो सारे के सारे कर लिए हमने। किस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ के ऊपर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो ये सारी के सारी फोर्सेस एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड है बेटा, mg के अलावा जो आपको फोर्स लगानी होगी वहाँ से बाहर को निकालने के लिए, ये सारा उसी के फॉर्मूला है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, ना मेरे लिए रुका बेटा, ना तुम्हारे पेरेंट्स के लिए रुका, ना तुम्हारे लिए रुकेगा। बहुत सारा टाइम इस साल का जा चुका है, थोड़ा हमारे पास है, इसमें सुधरो। मतलब जो काम करना है, पढ़ाई का काम है ना, वो करो। साइंस रखिए तो साइंस रखना अपने आप में एक पंगा तो होता ही है। और लेकिन ये भी है कि हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन में करियर बनाना भी आसान नहीं है। हर जगह हर फील्ड में कंपटीशन है, और साइंस रख के एक
एक तो लाइफ के फंडे क्लियर होने लगते हैं, एक फ़ायदा इसका ये है। तुम्हारा किसी और अगर इंटरेस्ट होगा तो उस ओर जा सकते हो बाद में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सुपरस्टिशन से बच जाते हैं हम लोग जब +1 +2 में साइंस पढ़ते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि आपके पास इंजीनियरिंग या मेडिकल साइड में अगर आप पहुंचते हो तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है, आगे क्या करना है यार, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाना है कि क्या करूँगा, कुछ पता नहीं होता। एमलेस घूमना वो भी मतलब एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर जाना भी पड़े तो अपना एम बनाओ पहले कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो अभी से उसकी तैयारी शुरू करो, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपने एम किया है, क्योंकि साइंस रखी है तो आपने एम तो किया है मेडिकल, नॉन मेडिकल, डॉक्टर को, इंजीनियर बनने को, तो उसके लिए पूरी शिद्दत पूरे दिल से मेहनत करो, कोशिश करो, ताकि बाद में अपने आप को गाली निकालने का मौका ना मिले। और अब हम आप लोगों को कंसिडर कर रहे हैं कि शुरू में आए थे तो ठीक है 10th वाले बच्चे होते हैं, लेकिन अब हम भी ट्रीट कर रहे हैं कि तुम लोगों में मैच्योरिटी थोड़ी आई है, अपना भरा बुरा समझने की कोशिश तुम कर सकते हो, और वो करो। जो भी चेंजेस आप में लाने हैं, क्योंकि हम रोज़ बोलते आए हैं कि ये चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, वो लाने की कोशिश करो और अपना एफर्ट पूरा का पूरा दो। आगे चलो बेटा। एक और भी तरीका है जी मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का। मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज वर्क डन इन चेंजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 यूनिट। एक तो ये आ गया बेटा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना। दूसरा एक और भी आ गया, वर्क डन इन चेंजिंग द एरिया, इसको DA लिखें बेशक, W/D, वर्क डन इन चेंजिंग द एरिया, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, इसको भी सरफेस टेंशन ही बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन का एक और यूनिट आ गया, मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला तो वही बनेगा MT-2, CGS यूनिट अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहो तो DA लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ भी सरफेस टेंशन होता है, और वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया भी सरफेस टेंशन ही होता है। प्रूफ देख लो बेटा। अब प्रूफ के लिए हमने क्या किया, ये प्रूफ है इधर। हमने एक वायर लूप कंसिडर किया, ये रहा बेटा वायर लूप हमारे पास, रेक्टेंगुलर वायर लूप, और उसके ऊपर एक वायर ये वाली कंसिडर कर ली बेटा, ये मूवेबल वायर है, ये तो फिक्स है ना बेटा, सारा ये फिक्स है, लेकिन उसके ऊपर ये वाली जो वायर है, देख पा रहे हो बेटा, ये वाली वायर, ये है ना, ये मूवेबल वायर है, आगे पीछे खिसक सकती है। और यहां पर हमने क्या किया, साबुन के ऊपर अच्छे से हाथ घुमाया और इस वायर लूप के ऊपर घुमा के इसके ऊपर सोप फिल्म बना दी। साबुन की फिल्म बनाई जा सकती है, कोई रिंग अगर तुम्हारे पास है, और अच्छे से हाथ घुमाओ, रिंग के ऊपर करोगे तो उसके ऊपर फिल्म बन जाएगी एक। वो सोप फिल्म बना दी, लेकिन ये सोप फिल्म भी तो लिक्विड की है, और लिक्विड अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहता है, इसलिए मिनिमाइज करना चाहता है ताकि मिनिमम एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके। तो अब करेगा क्या, ये लिक्विड इस वायर लूप के ऊपर फोर्स लगाएगा और अपना एरिया मिनिमाइज करने के लिए आप देखोगे क्या वायर लूप आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहा है, और जब तक इसको खत्म नहीं कर लेता तब तक छोड़ेगा नहीं। अगर ये फ्रीली मूव करने वाला होगा ना ये वायर, तो वायर अंदर चलना शुरू हो जाएगी, अंदर चलना शुरू हो जाएगी, और फाइनली खत्म। लिक्विड की इतनी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो आप सोच सकते हो कि यार दिमाग होता है, उसको कुछ करना है ना, तो अपने दिमाग से काम लेके वो ये करेगा। या तो एटम्स और मॉलिक्यूल है, बस नॉन लिविंग है, उसको भी पता है कि मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने के लिए एरिया मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे एयर और लिक्विड के कांटेक्ट में। अब सरफेस इसमें दो है बेटा, इस तरफ भी एयर के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल है, इस तरफ भी एयर के कांटेक्ट में, सिंपल एक वायर फ्रेम है ना, यहाँ भी एयर है यहाँ भी एयर है, तो दो सरफेस आ गए इसमें, और दोनों तरफ सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जानता है कि एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी कम करने के चक्कर में क्या करेगा, एरिया ही मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा।
हाँ ये एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और ये वायर फ्रेम अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। कब तक के? जब तक खत्म ना कर ले। चलो भाई मैंने इसको अंदर नहीं आने देना, जितना अंदर की तरफ फोर्स सेट करी उतनी मैंने बाहर की तरफ एक्ट करवाई और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बाहर की तरफ इसको ले जाने लगा। बाहर ले गया कितने से बेटा? dx डिस्टेंस से। मैंने जो वर्क किया बेकार तो जाएगा नहीं, वो इसमें सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पर मैंने उतनी ही फोर्स लगाई जितनी ये सो फिल्म अंदर की तरफ लगा रही थी। और मैं जानता हूं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है ना बेटा। लेकिन लेंथ कौन सी है वाली? एल नहीं बेटा, मुझे 2L लेनी चाहिए क्योंकि एयर इस तरफ भी है, एयर उस तरफ भी तो है। तो एल लेंथ इधर वाली, एल लेंथ उधर वाली। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन, तो फोर्स कितनी आ गई? 2LS। ये फोर्स लगाई कितने डिस्टेंस से मूव किया? dx से। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बेटा, ये वर्क डन कितना आ गया? 2LS इंटू dx। ये L इंटू dx से आ गया एरिया। L इंटू dx एरिया, एक तरफ का एरिया दूसरी तरफ का भी तो है। 2L इंटू dx क्या आ जाएगा? चेंज इन एरिया। S इंटू डी है बेटा, वही लिखा मैंने, देखो वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन F इंटू dx। 2LS इंटू dx। 2 इंटू एल इंटू डी एक्स। एल इंटू डी एक्स क्या आया? ये एल लेंथ है, विड्थ, अरे एरिया ही तो है, लेकिन टू टाइम आएगा क्योंकि एयर इस तरफ भी है, एयर उस तरफ भी है। तो ये आ गया एरिया, चेंज इन एरिया टोटल, ये वाला सारा का सारा। डी डब्ल्यू क्या आ गया? एस इंटू डी ए। डी डब्ल्यू अपॉन डी ए इज इक्वल टू एस। मैंने यही तो प्रूव करना था। वर्क डन पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया इज ऑल्सो नोन एज सरफेस टेंशन। वर्क डन पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया इज ऑल्सो नोन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले हो गया हमारे पास। एक आ गया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इक्वल टू सरफेस टेंशन, और दूसरा बच्चों वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया इक्वल टू सरफेस टेंशन। अब ऐसी जैसी प्रॉपर्टी हमारे सराउंडिंग में देख के ना बेटा वैसे दिल कर जाता है यार जाने इनके बारे में, है ना। वो क्यूरियोसिटी तुम्हें होनी चाहिए कि यार ये तो वाकई में शानदार चीज़ है। और जब तक नहीं पता होता बात अलग है, लेकिन लिक्विड जैसी चीज़ जिसको कि हम मानते नहीं कि हाँ कुछ होता भी है, हम तो अपने से ऊपर किसी को मानता नहीं इंसान, बोले दिमाग तो हमारे पास ही होता है बस। लेकिन यहाँ लिक्विड जैसी चीज़ अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए कुछ भी कर देती है। क्या? अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए कुछ भी कर देती है। पानी है बेटा किसी के पास? थोड़ा सा देना मेरे हाथ पे, बस एक दीदी ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, बस बस। तो देखो मैं, पानी है मेरे हाथ में और मैं इसके ऊपर एक ड्रॉप डालना चाहता हूँ। कई ड्रॉप डाली बल्कि मैंने, और वो हाँ दिखेंगे नहीं आपको, फैली इसके ऊपर ड्रॉप, लेकिन वो स्फेरिकल शेप फिर भी मेंटेन करना चाह रही है। टेबल फेंक के देखो अगर तुम्हारे पास है तो। बस एक ड्रॉप, ये देखो, ये ना ड्रॉप, टेबल पे ड्रॉप फेंकी और वो अपनी स्फेरिकल शेप, क्योंकि स्लोप है नीचे की तरफ से जाना भी चाह रही है, लेकिन अगर ये फ्लैट होता तो ड्रॉप हमारी स्फेरिकल शेप में अपनी मेंटेन करने की कोशिश। स्लोप है तुम्हारे टेबल पे, स्लोप की वजह से वो नीचे जाना चाहती है, लेकिन वो अपनी स्फेरिकल शेप मेंटेन करना चाहती है। क्यों? क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया किसका है? स्फीयर का है बेटा। हुआ? ये देखो, ये सबसे आगे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ बना हुआ, स्फीयर बना हुआ, स्लोप होने का बावजूद स्फीयर स्फेरिकल शेप बना के बैठी हुई है। तो अगर कोई लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप बनाने की कोशिश करे तो रीजन मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर, एनर्जी मिनिमाइज करने के चक्कर में। अब लिक्विड जैसी चीज यार, ये चीज समझती है कि एनर्जी कैसे कम करनी है ना। मतलब ये कि भूल जाओ, तुम्हारे पास जो दिमाग है वो भी इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल का सारे के सारे कॉम्बिनेशन की वजह से है। ये एटम्स और मॉलिक्यूल जो चाहते हैं वही हम करते हैं, उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते।
ये एटम्स और मॉलिक्यूल नॉन लिविंग चीज़ों का भी बिहेवियर गवर्न करते हैं और लिविंग चीज़ों का बिहेवियर भी गवर्न करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये छोटा सा ब्रेन जो ऊपर वाले ने दिया है ना, इस ब्रेन में सब कुछ है, सारी कैलकुलेशन के मीटर लगे हुए हैं। तुम्हारे ब्लड में कौन से एलिमेंट की कमी है उसका मीटर इसके पास है। तुम्हारे ब्लड का पीएच अभी इस टाइम कितना है, थोड़ी देर बाद कितना होना चाहिए वो मीटर, और इसको ये भी पता है कि मीटर कितना पीएच है, नहीं कितना होना चाहिए ये भी पता है। वो कैसे होगा तुम्हें नहीं पता। तुम साइंस पीएच के बारे में तुम तब जानते हो जब तुम +1 में आते हो कि पीएच होता क्या है। लेकिन अगर तुमने साइंस नहीं भी रखी तो इसको पता है कि पीएच क्या है, और पीएच कम हो गया कि ज़्यादा हो गया पूरा कैलकुलेट कर रहा है, और कम करना है कि ज़्यादा करना है ये भी पता है। बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला गया, तुम्हें नहीं पता कि उसका इलाज क्या है, इसको पता है कि ये बैक्टीरिया पहले भी आया था और इसको मारने में मुझे परेशानी हुई थी, इसको मारने के लिए मैंने एसिड यूज़ किया था या बेस यूज़ किया था, इसको पता है, मेमोरी में डाल के रखता है अपनी सारी चीज़ें। वो बैक्टीरिया जब तुम्हारा बॉडी में दोबारा आएगा तो ये अगर वो एसिडिक मीडियम में मरता होगा तो तुम्हें फोर्सफुली बोलेगा जा जाके गोलगप्पे खा बेटा। पानी देखो इनके मुंह में गोलगप्पे के नाम पे देखो पूरा जीव लगी हुआ है। तो एसिडिक मीडियम में अगर वो मरता होगा तो तुम्हें फोर्सफुली बोलेगा कि भाई पीएच बढ़ा अपना, पीएच कम कर, सॉरी 7 पे न्यूट्रल ना बेटा, पीएच कम कर जाके। और उसको किस किस चीज़ों से कम किया जा सकता है वो भी जानता है, तुम्हें नहीं पता। तुम तो तब जानते हो अगर साइंस रखते हो कि हाँ कौन सी एसिडिक है कौन सी बेसिक है, नहीं तो किसको पता होता है। ये अपने आप गवर्न करता है सारे के सारे बिहेवियर को। कौन? एटम्स और मॉलिक्यूल की, हमारा जो दिमाग है वो एक एक एटम और एक एक मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन रख के बैठा हुआ है। तो अगर सारा इसी के ऊपर छोड़ दें, जो कि हमने नहीं छोड़ा हुआ है, हम खासकर इंडियन लोगों को ज़्यादा ऐसा, क्योंकि यहाँ थोक में पॉपुलेशन है, डॉक्टर के पास जाएं भी तो मुश्किल से लाइन में नंबर आता है जाके, फिर डॉक्टर बोलते चल फटाफट ठीक हो जाए, लिखी दवाई लिखी अपने साइड पे हो। जहाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम है डेवलप्ड कंट्री में, वहाँ डॉक्टर दवाइयाँ एडवाइस नहीं करते। एक्सट्रीम केस में अगर हो तो यहाँ तो एक्सट्रीम का होता है कि बंदा फिर मरने वाला होगा तो फिर देखने वाला कोई नहीं है बोले जा भाई अब टाटा बाय बाय तो इसलिए टाइमली अगर इलाज कर दी जाए तो अच्छा। तो हमें आदत पड़ गई है शुरू से। अब मुझे भी अब बुखार आ जाए तो रोज़ की रोज़ क्लास लेनी है तो पता है भी यार पैरासीटामोल खा के बहुत से एंटीबायोटिक भी ठोक लो ताकि जल्दी से ठीक हो जाए और जाके क्लास लो जाके, है ना। लेकिन जो है, जो रिकमेंडेड है वो ये है कि इसके पास सारे इलाज हैं। आप अगर इसके भरोसे सब कुछ छोड़ दोगे ये पूरा इलाज आपका करेगा, आपको किसी बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बेटा दोबारा दरवाज़ा बंद करके आओ। इधर कौन है? काहे की आवाज़ आ रही है? बंद कर दे बेटा, उधर वाला दरवाजा बंद कर दे बेटा, उनको बोलो दरवाजा बंद कर दो। कौन से बेटा? हाँ हाँ। तो ये कर लिया बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चेंज एरिया, ये भी सरफेस टेंशन है। तो यहां आपने क्या सीखा? यहां आपने ये सीख लिया कि अगर एरिया बढ़ाओगे लिक्विड का तो लिक्विड को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एरिया बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई एनर्जी किसी को पसंद नहीं। अगर एरिया कम हो रहा है तो लिक्विड अपने आप करेगा, क्योंकि लिक्विड की अपने विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर ये पेन नीचे आएगा तो अपने आप आएगा, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम करने के लिए बॉडी अपने आप वर्क करती है। तो पेन अगर यहाँ से नीचे आना है तो मुझे नहीं था कम आना पड़ेगा, अपने आप आएगा। ये एनर्जी कम हो रही है तो लिक्विड अपने आप वर्क करेगा। लेकिन अगर एनर्जी बढ़ रही है ना, पेन ऊपर जाएगा तो अपने आप नहीं जाएगा बेटा। मैं बोलूँगा जाओ ऊपर जाना, ये नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर ले जाना तो मुझे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ाना इसको पसंद नहीं है। तो अगर लिक्विड का एरिया बढ़ रहा है तो तुम क्या बोलोगे? बॉस एनर्जी बढ़ रही है, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, या तुम वर्क कर रहे हैं या कोई और वर्क कर रहा है। और अगर लिक्विड का एरिया कम हो रहा है तो बोलोगे लिक्विड अपने आप कर रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। क्लियर हो गया बच्चों? सपोज वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप। आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है और कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मैंने बेशक थ्योरी की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्या पूछेगा? बोले भाई हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप बन गई जिसका रेडियस r है, बताओ लिक्विड ड्रॉप बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, लिक्विड की सरफेस टेंशन ऐसे है। तो तुम क्या बोलोगे? शुरुआत में लिक्विड ड्रॉप नहीं थी,
एरिया 0, बाद में लिक्विड ड्रॉप बन गई, एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, चेंज इन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, डी आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सरफेस टेंशन, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। जहां कोई दिक्कत आएगी वहां पूछना है बच्चों, ठीक है। हाँ स्फीयर बेटा, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर। हाँ बेटा हरमेश, हाँ आजा बेटा, वहां से दिख रहा है। आगे जाना चाहता है, वहां दिख जाए कौन से। दिख रहा है बेटा, एंगल ठीक है, ब्लैक स्पॉट भी आते हैं यहाँ से, दिख रहा है ना। तो वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सरफेस टेंशन, वर्क आ गया एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। कोई बोले व्हाट इज वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल, अरे सोप बबल में भाई अंदर भी एयर होती है बेटा, अंदर वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी भी बढ़ेगी और बाहर वालों की भी बढ़ेगी, तो चेंज इन एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2। तो वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया और डी ए क्या आ गया 8 पाई आर स्क्वायर, तो वर्क डन क्या आ गया एस इंटू डी एस इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। सो बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं, अंदर भी एयर होती है बाहर भी एयर होती है, इसलिए अंदर वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी भी बढ़ेगी बाहर वाले की एनर्जी भी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ाने के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा बेटा, और कौन आएगा वर्क करने के लिए। तो तुमने जो वर्क किया, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है ना, एरिया अगर बढ़े तो तुम बोलोगे हमने वर्क किया या किसी और इंसान ने इसके ऊपर वर्क किया, लेकिन अगर एरिया कम हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे लिक्विड ने वर्क किया, एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, अगर एरिया कम हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बहुत शानदार प्रॉपर्टी कर रहे हैं बेटा हम लिक्विड की, सरफेस टेंशन, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल फॉर्म में नीचे की तरफ आती हैं, हेल स्टॉर्म स्फेरिकल फॉर्म में गिरते हैं, क्योंकि आते आते जब वो ठंड में जम जाते हैं तो जैसा लिक्विड होगा वैसी तो शेप बनेगी। मार्बल जो कंचे सुना होगा तुमने, हमने तो खेले बहुत हैं, तुमने देखे होंगे बस, है ना। तो उसको बनाने का तरीका भी बेटा ये है, लिक्विड कुछ हाइट से ग्लास को लिक्विड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, कुछ हाइट से उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, आते आते ठंडे होते हैं स्फेरिकल शेप अपने आप एक्वायर करते हैं, बना के नहीं करता कोई उनको कि छीनिया थोड़ा लेके लगे बोले स्फेरिकल शेप बनानी है, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और लिक्विड में उसको गिरा दिया जाएगा, लिक्विड अपने आप स्फेरिकल शेप एक्वायर करता है। चलो बेटा आगे, स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप, ये भी न्यूमेरिकल है बेटा, मैं थ्योरी की फॉर्म में करवा रहा हूं लेकिन है ये न्यूमेरिकल। क्या बोलता है कि हमारे पास एक ड्रॉप है लिक्विड की आर रेडियस की, और उसको छोटे आर स्मॉल आर रेडियस की एन ड्रॉप्स में स्प्लिट कर दिया गया, हर एक का रेडियस स्मॉल आर है बेटा, और कितनी ड्रॉप बन गई स्मॉल आर। क्या मुझे बताओगे कि सरफेस एरिया बढ़ा के कम हुआ, बढ़ गया, क्यों, क्योंकि अगर ये ड्रॉप यहाँ होती यहाँ होती यहाँ होती या सरफेस पे कुछ ऐसे होती ना बेटा, जो आगे वाली ड्रॉप्स हैं, तो अंदर वाली भी तो कैसे होती है, अंदर वाली फिर ऐसे होती है ऐसे, तो ये वाला एरिया तो गायब हो गया, सरफेस पे तो बाहर वाला ही बचा, ये बाती ये वाला भी गायब हो गया, और ये वाला अंदर वाला भी गायब हो गया, सरफेस क्या बचा बस,
यहाँ तो सारा का सारा एरिया एक्सपोज हो चुका है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ओवरऑल एरिया बढ़ जाएगा, ओवरऑल एरिया बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें वर्क करना होगा। वही लिख रहे हैं जी हम, स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप, व्हेन अ बिगर ड्रॉप स्प्लिट इनटू n स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, वर्क हैज टू बी डन इन दिस प्रोसेस, हमें वर्क करना पड़ेगा। रेंडमनेस बढ़ी है उनके, जो पहले सिंगल ड्रॉप थी ना बेटा, सिंगल ड्रॉप थी, वो ज्वाइंट थी, बॉन्ड बने हुए थे, तो अब दूर दूर हो गए, रेंडमनेस तो बढ़ी है, दूर दूर हो गए। वर्क डन क्या, हाँ वर्क डन हमें करना पड़ेगा ना, रेंडमनेस बढ़ाने के लिए हमें तो वर्क करना पड़ेगा। देखिए पानी वेसल में था, अब वर्क डन किसने किया, गैस जला के तुमने फूकी गैस, और किसने फूकी तो वो एनर्जी तो है, एनर्जी लगाओगे तभी तो वो उनको एनर्जी मिलेगी और वो रैंडमनेस एक्वायर करेगा। तो यहाँ भी रैंडमनेस बढ़ी है, मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ी है। तो बेटा फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया इक्वल टू सरफेस टेंशन। अब वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसके लिए डीए फाइंड आउट कर लो, चेंज इन एरिया। पहले सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई बोलो आर स्क्वायर, बाद में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन, पर ये ज्यादा था ना, ज्यादा में से कम को माइनस करो, एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला चेंज इन एरिया का ही आ गया बेटा, एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे उनका सरफेस एरिया आ गया एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बड़े वाले का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पर कई बार पता क्या होता है बेटा, कैपिटल आर ही गिवन होगा, स्मॉल आर नहीं गिवन होगा, या स्मॉल आर ही गिवन होगा, कैपिटल आर नहीं होगा। इसमें तो दोनों है, स्मॉल आर भी है कैपिटल आर भी है। तो हमें कोई तरीका पता होना चाहिए ना कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में इंटर कन्वर्शन कैसे होगी, कैसे, वॉल्यूम इक्वेट करके। वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, मास तो सेम रहेगा ना, ऐसा बोलो, जब जितना मास यहाँ पर है उतना ही मास यहाँ होगा। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मस्ट बी इक्वल रो, डेंसिटी सेम रहेगी, रो इंटू एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इक्वेट कर दो, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन आ गया, मास ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू मास ऑफ एन स्मॉलर ड्रॉप्स, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये आ गया बेटा दोनों के बीच में रिलेशन। कैपिटल आर इज इक्वल टू एन रेज़ पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, या स्मॉल आर फाइंड आउट करना तो कैपिटल आर इंटू एन रेज़ पावर -1/3। वैसे तो आ चुका है हमारे पास, डी आ चुका है, लेकिन इसमें स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी, एन भी है। कई क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल आर गिवन होगा न्यूमेरिकल में, तो स्मॉल आर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसके बराबर इसी में, तब आंसर आएगा। कई क्वेश्चन में कैपिटल आर गिवन होगा या स्मॉल आर गिवन होगा, कैपिटल आर होगा ही नहीं, फिर कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसी क्वेश्चन में, तब आंसर आएगा। ऐसे होगा ना बेटा। तो इसका मतलब डीए ये भी होता है, अगर स्मॉल आर की वैल्यू डाल दूं, यही था ना स्मॉल आर, तो डीए ये भी होता है, दूसरा फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू डाल दूं तो डीए ये भी होता है। तो 1 2 और 3 अपने आप करें बेटा, यहां से देखना नहीं, चिपकाना नहीं है। स्मॉल आर की वैल्यू एक बार डाली है, फिर दूसरी बार कैपिटल आर की वैल्यू डाली है, और देखो कि डीए यही आ रहे हैं कि 3 फॉर्मूले के नहीं आ रहे हैं। तो आर्टिकल फॉर्म में तुम्हारी बुक में नहीं मिलेगा, मैं आर्टिकल फॉर्म में कर रहा हूं, क्योंकि जेई से लेके मेडिकल एंट्रेंस तक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अब भी पूछा जाता है, हो सकता है तुमसे भी पूछा जाए अगले साल। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को थ्योरी के फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग, और इसका आंसर हमेशा यही आएगा।
तो हम लोग चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें वो कर जाते हैं जो कि थ्योरी में कर जाते हैं, लेकिन होते वो न्यूमेरिकल है। हाँ, मैं जनरल फॉर्म में करता हूँ, न्यूमेरिकल में आर गिवन होगा, सरफेस टेंशन गिवन होगी, तो उसमें आप वैसे प्रोसीड करते हो। इसमें मैं स्मॉल आर और कैपिटल आर की फॉर्म में प्रोसीड कर रहा हूँ। तो डीए का फॉर्मूला 1, 2 और 3 आगे बेटा है ना। वर्क डन फाइंड आउट करें। वर्क डन होगा एस इंटू डी ए, एस इंटू डी ए बेटा। पहला फॉर्मूला लिखो तो ये आंसर आ जाएगा, दूसरा फॉर्मूला लिखो तो ये आंसर आ जाएगा, तीसरा फॉर्मूला लिखो तो ये आ जाएगा। और अगर एन गायब कर दोगे, एन यहां से कर सकते हो गायब, एन रेश पावर 1/3 कैपिटल आर अपॉन आर, एन आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब अपन स्मॉल आर क्यूब। एन गायब करोगे तो चौथा फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसके सॉल्यूशन यही होते हैं हमेशा, इसके आंसर यही होते हैं। इन चारों में से कोई एक आंसर, डिपेंडिंग अपॉन गिवन क्या है। स्मॉल आर गिवन है तो स्मॉल आर वाला फॉर्मूला, कैपिटल आर गिवन है तो कैपिटल आर वाला फॉर्मूला, एन गायब है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर वाला। 4 फॉर्मूले आगे बेटा, 1 2 3 4। इसके सिवा इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं होता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा ही होगा। डीए अपने आप कैलकुलेट करना बेटा, चिपकाना नहीं है ना, फिर मैच करना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आ गया, डीए सबका सेम मैच हो गया बेटा, और 4 फॉर्मूले भी आ गए आपके पास एस इंटू डी ए से। अब जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो उसमें ये वैल्यू डालनी होती है। न्यूमेरिकल में तो आंसर सीधा होगा कि हाँ जी 10 जूल आया, 5 जूल आया, जो भी आया, क्योंकि वैल्यू डालने के बाद आएगा। ये वेरिएबल फॉर्म में हमने यहाँ शो किया। क्या हम आगे चलें बेटा? आया इधर बेटा, मैं तो जी आगे चलें बेटा। फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप प्रॉब्लम उल्टी भी आ सकती है, आपने नोट नहीं करनी। प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है कि स्मॉल आर ड्रॉप्स की एन ड्रॉपलेट सी दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। पहले क्या था, बिगर स्मॉलर में स्प्लिट हुई थी, अब स्मॉलर वाले बिगर में सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। लिक्विड अपने आप करेगा भाई, अगर ऐसे ड्रॉप होगी थोड़ा नजदीक आएंगे ना, लिक्विड अपने आप इकट्ठा होगा और एक ड्रॉप बना लेगा, क्योंकि उसको टेंशन है मिनिमम एनर्जी कैसे करनी है। तो यहां पर क्या होगा आंसर, एनर्जी कम होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। पहले क्या था, एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड। आंसर वही है बेटा, तो आंसर जो पहले आए थे वही है, आंसर में फर्क नहीं है।
सिर्फ पहले था एनर्जीज एब्जॉर्ब क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा था, अब एनर्जीज रिलीज क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है। और लिक्विड अपना सरफेस एरिया अगर कम कर रहा है तो लिक्विड अपने आप वर्क करेगा और अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, एनर्जी विल बी रिलीज। ये वही आर्टिकल है, सिर्फ उल्टा क्वेश्चन है और यहाँ पर सिर्फ इतना बोलना है, आंसर वही है लेकिन एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। सारे सेम आंसर है बेटा। तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, if n droplets, if n smaller droplets, if n small droplets combine to form a bigger drop, if n small droplets combine to form a bigger drop, पीछे सारी लाइट ऑन कर दे बेटा, ऊपर वाले में। मैं तो वीडियो में काला काला ही दिख रहा हूँ। आया? हाँ, क्या लिखा? इफ n small drops combine to form a bigger drop, then energy is released. तो यहाँ आंसर में आएगा एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सप्रेशन सेम है बेटा, इससे पहले आएगा एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। हाँ, इसके ऊपर एक और टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं जब थर्मोडायनेमिक्स में जाऊंगा वहाँ करवा दूंगा कॉन्सेप्ट, तो मैं फिर इसको कंबाइन करूँगा कि जी एनर्जी रिलीज हुई ना बेटा, रिलीज हुई तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यार बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो क्योंकि अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स में करना है टेम्परेचर वाली चीज़, तो वो अभी नहीं बता रहा हूँ, वहाँ जाके वापस आके बताऊँगा कि टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन बेटा, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करती है? पहला टेम्परेचर, ST इक्वल टू S0 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टी। 1 माइनस समथिंग मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन कम होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन कम होती चली जाएगी बेटा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। और इसीलिए तो मैंने कहा था कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल थे, हॉट सूप टेस्ट बेटर देन द कोल्ड सूप, क्योंकि हॉट सूप की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, वो अच्छे से फैल सकता है और टंग में ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश कर सकता है। मशीनरी पार्ट्स गेट जैम्ड इन विंटर, विंटर के टाइम में जो मशीनरी पार्ट है वो जाम हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड, जो कि आप बोलते हो कि जैसे ऑयलिंग करते हैं ना मशीन पार्ट्स के हम लोग, अब ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, सर्दी के टाइम पे मशीन पार्ट जाम हो सकते हैं सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी। क्या आप लोगों ने किसी ने कोई ऐसी बोट बचपन में चलाई हो जिसके मेटालिक बोट होती है? पिछले पे, हाँ वाह यार, तू तो मतलब बड़े मास्टर निकला, सही में चलाई है। बोट के पिछले पार्ट में आप या तो विक लगी होती है, ऑयल और विक, तेल डालिए, विक उसमें आग लगा दो और उसके बाद मोमबत्ती की जगह विक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो बोट जो है वो पानी में दौड़ती फिरती है, भागती फिरती है। किसी ने ऐसा टॉय यूज़ किया बचपन में? नहीं? चलिए आगे देखने को कभी ऐसा टॉय मिले तो एक्सप्लेनेशन ये रही, सुनना बेटा, सुनिएगा। कोई ऐसी बोट अगर आपके पास है कि उसके पिछले हिस्से में विक मतलब बत्ती और तेल पड़ा हुआ है, आपने उसमें विक में आग लगा दी, तो पिछले वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा। पानी में रख दिया उसको, क्या है, पानी के सरफेस के ऊपर एक थिन फिल्म फॉर्म हुई पड़ी है ना, और उस थिन फिल्म के ऊपर आपने वो बोट रख दी, जहां गर्म होगा वहां फिल्म टूटेगी। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई पेज है ना बेटा, और पेज आप खींच रहे हो जैसे चारों तरफ से, टेंशन में है पेज, और पेज बीच में फट जाता तो क्या होगा? तो पेज के ऊपर इधर वाली चीजें आगे को दौड़ेंगी, पीछे वाली पीछे को दौड़ेंगी। तो बोट का पिछले हिस्से में टेम्परेचर बढ़ा
वहां वो सरफेस टेंशन की फिल्म फट गई, तो इधर वाली आगे वाली फिल्म जो थी वो भागेगी आगे को, और बोट उसके ऊपर क्योंकि ज़्यादातर मेजर पार्ट अगले हिस्से पे था, बोट आपको भागती हुई दिखेगी, आगे जाएगी, पिछला हिस्सा तो उसमें लगातार आग जल रही है। फिल्म ऐसा नहीं कि एक बार टूट गई दोबारा नहीं बनेगी, दोबारा बनती है, उसी टाइम बन जाती है, फिल्म दोबारा बन गई, आगे बोट गई, वहाँ फिर गर्म था पिछला हिस्सा, फिर से फिल्म टूटी, फट के आगे गया वो हिस्सा, और बोट आपको पानी में भागती हुई दिखेगी। रीज़न क्या है? ये सरफेस टेंशन उसका रीज़न है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन कम होती है। कैम्फर हिंदी में क्या बोलते हैं? कपूर सबके घर में होता है, पूजा के लिए हम लोगों ने रखा होता है सबके घर में। आज थोड़ा सा कपूर लेना है घर में जाके, और उसका थोड़ा सा पाउडर बना लेना है और पानी के ऊपर फेंकना बेटा, ठीक। कैम्फर जैसे ही पानी में फेंकोगे, देखोगे क्या कि कैम्फर के पार्टिकल ऐसे लग रहा है कोई जिंदा चीज, कोई इंसेक्ट तो उनमें उसमें डाल दिया, वो डूब रहा है और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। वो कैम्फर के पार्टिकल कोई यहाँ को भाग रहा है, कोई यहाँ को भाग रहा है, बुरे तरीके से भागते हुए दिखेंगे आपको। क्यों? इम्प्योरिटीज डिक्रीज द सरफेस टेंशन। इम्प्योरिटीज डालोगे और वो सॉल्युबल अगर नहीं है, दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन। कैम्फर पानी में डिजोल्व होगा, जहां डिजोल्व हुआ फट गई, वो फिल्म फट गई पानी की, फटी तो बाकी जगह जो पानी जो कैम्फर था वो भागता हुआ दिखेगा, कोई यहाँ कोई यहाँ, जहां उतनी देर में दोबारा डिजोल्व हो गया कहीं पे, जहां डिजोल्व हुआ वहां फिर वो फिल्म फटी, और बाकी फिल्म पे कैम्फर पार्टिकल भागते हुए दिखेंगे। ऐसा लगता है कोई जिंदा चीज तुमने पानी में डाल दी है और वो बचने की कोशिश कर रही है, डूबने से बचने की कोशिश। Impurities. The presence of impurities either on the liquid surface or dissolved in it considerably affect the surface tension depending upon the degree of contamination. Highly soluble substance like sodium chloride, नमक बेटा, जो soluble होगा वो surface tension को बढ़ाएगा और जो increase the surface tension, but sparingly soluble substances like phenol when dissolved in water decrease the surface tension. तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती हैं, और जो सॉल्युबल है बेटा वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करती हैं, ये याद रखें। सॉल्युबल इंप्योरिटीज इंक्रीज द सरफेस टेंशन, लेकिन लेस सॉल्युबल सब्सटेंसेस दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन। याद रखना बेटा, परफेक्टली सॉल्युबल सब्सटेंसेस इंक्रीज द सरफेस टेंशन, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल या लेस सॉल्युबल सब्सटेंसेस दे विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन। जैसे नमक है ना, पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, पता नहीं चलता उसका, तो वो तो इंक्रीज करेगा सरफेस टेंशन को, लेकिन अगर कैम्फर पार्टिकल तुमने डाला, वो परफेक्टली सॉल्युबल नहीं है, वो पार्टिकल तुम्हें अलग से दिखते हुए नजर आएंगे बाद में भी, जब उसे डिजॉल्व भी हो जाएगा तो वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा। तो कंटेमिनेशन यूजुअली डिक्रीज सरफेस टेंशन, लेकिन अगर सॉल्युबल हैं तो दे में इंक्रीज द सरफेस टेंशन। चले बेटा आगे। तो दो फैक्टर देखे भाई आपने, टेम्परेचर और कंटेमिनेशन, इम्प्योरिटीज। चलो भाई,
तू क्या लिख रहे थे बेटा, हटता ही नहीं लिखने से। हो गया, हो गया भाई। हाँ बेटा, जैसे आप बोलो कि लेस सॉल्युबल, तो आपको ऐसा होगा ना बेटा, कोई नमक में जो पानी में आपने कोई चीज़ डाली तो उसके पार्टिकल आपको नीचे बॉटम में बैठे हुए दिखेंगे अलग से। लेकिन जो परफेक्टली सॉल्युबल सब्सटेंस होती है ना, तो उसमें अलग से आपको कुछ दिखेगा नहीं, वो उसी का एक पार्ट बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनमें वो अपनी एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे NaCl है तो NaOH, NaCl प्लस H2O क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O, HCl, HCl और NaCl प्लस H2O, Na सोडियम क्लोराइड प्लस पानी यार, NaOH है। देखिए H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आयंस हैं, घूमते फिरेंगे, वो नो डाउट वो कंडक्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बनता और टूटता, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, वो बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। लिक्विड के अंदर कहीं पे या और जगह जो इक्विलिब्रियम आपको दिखता है, केमिस्ट्री में भी आपको बताया होगा, जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होते हैं, वो बनते भी रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। वो NaOH और HCl बनता भी रहेगा और आयंस में टूटते भी रहेंगे, मतलब वो परफेक्टली बॉन्ड नहीं बनने वाले हैं, है ना। वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका, बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन हुआ क्या, वो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह थी, है ना, वो एक्वायर कर ली दूसरे मॉलिक्यूल ने। मतलब आपको अलग से नहीं लगेगा कि अलग से कुछ हो रहा है, मतलब पानी में अलग से नहीं दिखेगा कि अलग से कोई बैठ गया। अनडिजॉल्व चीज़ें जैसे हम मिक्स करते हो ना, तो कुछ चीज़ें अलग से बॉटम पे पड़ी हुई हैं जी, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। जो परफेक्टली सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेती हैं, और बॉन्ड बना लेती हैं तो क्योंकि परफेक्टली सॉल्युबल इसलिए हुई, सॉल्युबल होने के बाद ये सॉल्युबिलिटी भी पर ये डिक्रीज इन एनर्जी का ही एक फंडा है। जो भी कुछ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा है आपको ये बताया गया, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम रैंडमनेस है। तो अगर कोई परफेक्टली सॉल्युबल है, वो भी इसलिए है कि उसको पता है कि उसके बाद उसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी रिलीज हुई होगी। आप सरफेस पे क्या कर लिया, उन दोनों को, उन सारे ने मिल के आपस में बॉन्ड बना लिया, जो कि ऐसा, जो पहले जो सरफेस फिल्म थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब अपनी सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। और अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब उसकी अट्रैक्शन पहले वाले मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा नहीं थी तो बीच में अगर आएंगे दो आदमियों के बीच में अच्छी खासी अट्रैक्शन थी, एक ऐसा आ गया जिसकी अट्रैक्शन इसके साथ भी कम है, इसके साथ भी कम है, वो बीच में फंसेगा कि वो दोनों के बीच के अट्रैक्शन को भी कम कर देगा, बॉन्ड को वीक कर देगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। अब समझ में आया? क्या मैं आगे चलूँ? एक्सेस प्रेशर बेटा। हाँ बोल प्रतीश, क्या बोल रहा है? नहीं, एरिया वही है, उसी वेसल में। एरिया तू कैसे बढ़ा रहा है? उसी वेसल में हमने वो सब्सटेंस डाली है जिसमें पानी था ना, उसी में हमने वो सब्सटेंस डाली है जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है या सॉल्युबल है। तो एरिया बढ़ने का सवाल नहीं है, वही सरफेस है उसका, और सरफेस एरिया देखना हमने को, राइट। एक्सेस प्रेशर बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप बलून को फूंक मार के हवा भरते हो तो उसमें प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है, अंदर के बाहर? ये भी इंसान ही है देखो दिखता तो इंसान जैसा ही है, तो बोले बाहर ज़्यादा होता है, फूंक मार मार के ऐसे ही अपनी फिरी हुई है, प्रेशर बढ़ा बढ़ा के ना, बोले बाहर फिर ज़्यादा। तो कहाँ प्रेशर ज़्यादा? अंदर प्रेशर ज़्यादा। चलो फुटबॉल या वॉलीबॉल को आप भरते हो, उसमें भी प्रेशर दे के हवा भरनी पड़ती है, और उसमें प्रेशर बाहर ज़्यादा ना बेटा, उसमें कहाँ प्रेशर ज़्यादा? अंदर वाला सरफेस कैसा होता है, कनकेव के कन्वेक्स?
कनकेव, बाहर वाला। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां हमेशा कनकेव सरफेस बनेगा, ऐसे होगा ना। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां कनकेव सरफेस बनेगा। बलून के भी अंदर कनकेव सरफेस है। टायर में बाहर वाला कन्वेक्स है, टायर में बाहर वाला कन्वेक्स है, बंदा पेट फुला रहा है तो हवा अंदर भरोगे तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा ना तो टायर में भी बाहर वाला कन्वेक्स सरफेस है, वहां प्रेशर कम, अंदर प्रेशर ज्यादा। कनकेव साइड में हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। देयर इज ऑलवेज एक्सेस प्रेशर, नोट कर लें बेटा। देयर इज ऑलवेज एक्सेस प्रेशर ऑन द कनकेव साइड ऑफ लिक्विड सरफेस। देयर इज ऑलवेज excess pressure on the concave side of liquid meniscus या concave side of liquid surface। तो इसमें तो कोई शक नहीं जी किसी को। कनकेव साइड पे हमेशा एक्सेस प्रेशर होगा जी। और आपका जो लिक्विड का मनिस्कस, पता किसको बोलते हैं? मनिस्कस बोलते हैं सरफेस जो बनता है उसको, शेप को। जैसे आपने ग्लास में पानी डाल दिया तो उसका सरफेस कैसा बना, उसको बोलेंगे लिक्विड मनिस्कस, है ना। ग्लास ट्यूब में आपने मरकरी डाल दिया, उसका शेप कैसी बनी, उसको बोलते हैं लिक्विड मनिस्कस। तो शेप ऑफ जो सरफेस पे बनती है उसको मनिस्कस, ठीक है बेटा। तो लिक्विड मनिस्कस की 3 टाइप की शेप हो सकती है जी। पहला प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस अगर होगा तो उसका मतलब है एक पॉइंट ऊपर बेटा, एक पॉइंट नीचे, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 0, या ऐसा बोलो पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों तरफ प्रेशर सेम है इसलिए उसकी शेप ऐसी है बेटा। दोनों तरफ प्रेशर अगर सेम होगा तो फ्लैट शेप होगी। लेकिन अगर कनकेव साइड ऊपर वाली है ना, ये वाली साइड कनकेव है, तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा, पर यहां तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है। हाँ, एटमॉस्फेयर प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो चुका है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। अगर ये पॉइंट आप ए बोलते हो और ये पॉइंट अंदर वाला बी बोलते हो तो क्या आएगा? ये पी ए, ये पी बी बेटा, पी ए पे ज्यादा प्रेशर होगा। पी ए माइनस पी बी मैं थोड़ी देर में प्रूव करके आपको बताता हूँ ये किसके बराबर होता है, 2s/r। मैं प्रूफ देता हूँ इसका, फिलहाल नोट कर लो। कनकेव साइड में हमेशा एक्सेस प्रेशर होता है। अगर कनकेव साइड वाला पॉइंट बिल्कुल पास पास, दोनों पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे है, कनकेव साइड वाला पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा। पी ए माइनस पी बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या? 2s/r। पी ए माइनस पी बी को आप सिंपल स्मॉल पी बी लिखते हो, पर लिखना है एक्सेस प्रेशर, या सिंपल डेल्टा पी भी लिखते हो पर लिखना है उसको भी एक्सेस प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर ऑन द कनकेव साइड बेटा, एक्सेस प्रेशर ऑन द कनकेव साइड। जय बेटा। बराबर है। फोर्सेस सेम, जब प्रेशर सेम है और एरिया सेम है तो फोर्सेस भी सेम होंगी, तभी वो इक्विलिब्रियम में है। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, पर कनकेव साइड पे ज्यादा प्रेशर होगा, पीए पे ज्यादा होगा, तब नीचे दबाने वाला कोई तो है ना। ऐसे तो नहीं दबेगा। कनकेव से सरफेस बना तो बेटा फ्लैट को दबाया किसी ने ना, तो वो ज्यादा प्रेशर तो यहाँ पे होगा। अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर वाला तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता ही होता है, बाहर वाला तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ही बेटा, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से अंदर प्रेशर कम हो चुका है। और वो कितने से कम होगा मैं प्रूव कर रहा हूं थोड़ी देर में। कितने से बेटा? 2s/r से। आप फॉर्मूला नोट कर लो ताकि न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं थोड़ी देर में जी। चलो बेटा आगे और देख लें। ऐसा सरफेस, अच्छा ऐसा सरफेस कहां देखा होगा तुमने?
क्या ऐसा सरफेस देखा कहीं पे? आज घर में ग्लास में पानी डाल के देखना और ध्यान से देखना उसको कैसा सरफेस बनता है। ऐसा ही बनता है, एग्जैक्टली ऐसा। अगर केमिस्ट्री लैब में गए हो, वहाँ ब्यूरेट या पिपेट में लिक्विड डाला हो, वहाँ भी आपने ऐसा सरफेस, प्रत्युषा देख, वहाँ भी आपने ऐसा सरफेस देखा होगा। कनकेव अपवर्ड आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन आगे से ध्यान दोगे, जब भी आप लिक्विड किसी ग्लास में डालोगे तो उसका सरफेस या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा भी होगा। ऐसा कहाँ देखा, कुछ याद आ रहा है? थर्मोमीटर पे ध्यान नहीं दिया कभी बेटा? ग्लास के अंदर मरकरी, और मरकरी का मेनिस्कस ग्लास में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ग्लास के अंदर मरकरी का मेनिस्कस कन्वेक्स अपवर्ड होता है। छोड़ो, फिजिक्स लैब में जाओगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, ठीक, वहाँ भी मरकरी भरा होता है। और वहाँ देखोगे तो ग्लास में मरकरी का मेनिस्कस फिर ऐसा दिखेगा। अब यहाँ एक्सेस प्रेशर कहाँ पे? पीबी पे ज्यादा, कनकेव साइड पे ज्यादा बेटा, पीबी पे ज्यादा पीए पे कम, तो क्या बोलूंगा? पीबी माइनस पीए अगेन 2s अपॉन आर, क्योंकि एक ही फ्री सरफेस है बेटा। बाहर एयर है ना, अंदर तो सारे में लिक्विड है। एक फ्री सरफेस हो तो 2s अपॉन आर, प्रेशर डिफरेंस 2s अपॉन आर के बराबर। There is always excess pressure on the concave side of liquid surface. हाँ बेटा, पूछना कुछ? लिक्विड ड्रॉप अगर बनी तो उसकी भी स्फेरिकल शेप, रेन ड्रॉप ही है उसकी भी स्फेरिकल शेप। अरे भाई, अंदर एक्सेस प्रेशर होगा, कनकेव साइड ये है, तो अंदर अगर प्रेशर ज्यादा है, ये वाला पॉइंट ए, बाहर वाला बी, पी ए माइनस पी बी अगेन 2s अपॉन आर। एक ही फ्री सरफेस है इसमें, प्रूफ दे रहा हूं थोड़ी देर में मैं कि 2s अपॉन आर होगा। So there is always excess pressure on the concave side of liquid surface. चलो आगे बचो, हाँ चलो बेटा आगे। सो बबल इन एयर, सो बबल में बचो, अंदर और बाहर दोनों फ्री सरफेस हैं, एयर अंदर भी है एयर बाहर भी है, तो फिर आएगा 4s अपॉन आर। कहाँ होगा एक्सेस प्रेशर? यहां भी अंदर होगा, कनकेव साइड अंदर वाली है, अंदर वाला पॉइंट ए, बाहर वाला ए, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल डेल्टा पी या सिंपल पी, जो भी आप बोलना चाहो। इट इज 4s अपॉन आर, डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो फ्री सरफेस हैं। हो गया जी। बबल इनसाइड लिक्विड, एयर बबल। अरे भाई, एयर बबल में अंदर ही एयर होती है, बाहर तो लिक्विड है सारे में, एक ही फ्री सरफेस है इसमें भी। यहां भी अंदर ही होगा एस प्रेशर, लेकिन क्या होगा? 2s अपॉन आर, पी ए माइनस पी बी
आप डेल्टा पी भी बोल सकते हो, पी भी बोल सकते हो, स्मॉल पी भी बोल सकते हो। इट इज़ अगेन 2s/r, क्योंकि इसमें भी एक ही फ्री सरफेस है। एयर बबल इनसाइड लिक्विड में, अंदर एयर होती है बाहर लिक्विड है, फ्री सरफेस एक ही हुआ तो हाँ जी बेटा 2s/r। चलो आगे। बबल एट डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस, ये एयर बबल है भाई, ये वाला क्या है, एयर बबल। इसमें तुमसे बोलेगा कि भाई बताओ पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है। अरे पॉइंट ए पे प्रेशर माइनस पॉइंट बी पे प्रेशर, तो 2s/r है। पी ए माइनस पी बी 2s/r। लेकिन बस अब डेप्थ एच नीचे क्या हो जाएगा, पी बी कितना होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। पी बी इज पी नॉट प्लस एच रो जी, एच डी जी, जो भी आप बोलना चाहो। या पी बी की वैल्यू डाल दो बेटा और पी ए फाइंड आउट कर लो। पी ए विल बी पी नॉट प्लस एच डी जी प्लस 2s/r। अगर लिक्विड के अंदर जाके डेप्थ डिस्टेंस डेप्थ एच जाके कोई एयर बबल बना है और वहाँ आपसे पूछे प्रेशर डिफरेंस, तो उसका आंसर यही है प्रेशर डिफरेंस का क्या, 2s/r। प्रेशर डिफरेंस का अलग आंसर नहीं है। पर कई बार क्या पूछता है, बताओ सो बबल के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, तो पी आपके पास आएगा पी बी प्लस 2s/r, और पी बी कितना आएगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। ये सब फिर से न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ बेटा, जो पूछे गए हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्योरेटिकल फॉर्म में दोबारा पूछे जा सकते हैं। लेकिन गिवन क्या होगा, सरफेस टेंशन और रेडियस गिवन होंगे, प्रेशर डिफरेंस पूछ लेगा। फॉर्मूले ही है तुम्हारे पास। पी नॉट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर बेटा। हाँ जी बेटा, पी नॉट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। एयर बबल लिक्विड में कई बार बनते हुए देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप फिश वाले एक्वेरियम में देखिए, उसमें ऑक्सीजन के लिए नीचे सबसे पहले रखा हुआ, वो ऊपर की तरफ को आता है, बिल्कुल आता है। अगर बबल ऊपर की तरफ को आ रहा है तो उसमें उसकी गलती थोड़ा है, वो तो कम डेंसिटी वाली चीज़ है, ऊपर ही आना है उसको। ये कम डेंसिटी वाली चीज़ है और ये ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड, ऊपर तो आना ही है उसको। लेकिन यहाँ पर जब तक था किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे था, क्वेश्चन तब का पूछा जा रहा है, आना है इसको ऊपर, ये लाइटर है, कम डेंसिटी वाली चीज़ें ऊपर को आना बनती हैं। सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस अगर होगा तो बेटा एक्सेस प्रेशर, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अंदर फिर से एक्सेस प्रेशर होगा। लेकिन पी ए माइनस पी बी अब 2s/r नहीं, सिर्फ s/r। स्फेरिकल होगा तो 2s/r, सिलेंड्रिकल होगा तो सिर्फ s/r। हाँ बेटा, चलो आगे भाई, और आगे चलें जी। लिक्विड सरफेस ऑफ अनइक्वल रेडियस, सुना बच्चों, अगर स्फेरिकल सरफेस है तो इधर रेडियस आर है ना बेटा, इधर का भी तो आर होगा ना। लेकिन कोई ऐसा बन गया आपके पास कि जी एक तरफ तो रेडियस है r1, लेकिन दूसरी तरफ का रेडियस r2 ही बना। अब जैसे पानी की ड्रॉप बन रही थी तो ऊपर का रेडियस अलग, नीचे का अलग बन सकता है, परफेक्ट स्फीयर नहीं बनता है। तो अगर ऐसा है कि भाई स्फेरिकल जैसा नहीं बना हमारे पास, एक तरफ का रेडियस r1 है, दूसरी तरफ का r2 है, तो बताओ पी ए माइनस पी बी क्या होगा, तो होगा s इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों, अगर r1 r2 बराबर हो जाए तो 1/r प्लस 1/r तो बन जाएगा 2s/r। अगर r1 r2 सेम होंगे, स्फीयर बनेगा ना, स्फेरिकल ड्रॉप होगी अगर, तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/r प्लस 1/r 2/r, वही फॉर्मूला आ जाएगा 2s/r। लेकिन ऐसा हो सकता है
कि ड्रॉप हमारी ऐसी बनी कि फ्लैट सी बन गई, ऊपर से रेडियस कुछ और है, नीचे वाले का रेडियस कुछ और बन गया। अगर वो क्वेश्चन बाई चांस ऐसा पूछ लेता है तो आप बोलोगे जी प्रेशर डिफरेंस कनकेव साइड पे ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब होगा कितना, S इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा। और अगर लिक्विड फिल्म है तो अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, फिल्म मतलब बबल, लेकिन बबल में क्या रेडियस दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो 2S 1/R1 प्लस 1/R2, अगर बराबर होते तो 100 बबल बन जाता, 1/R प्लस 1/2/R 4S अपॉन R, वही 100 बबल का फॉर्मूला रहता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई कहाँ अंदर प्रेशर बड़ा होगा, बाहर प्रेशर छोटा होगा, ये PA माइनस PB है। लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर नहीं है तो फॉर्मूला ये बना। दो से हमारे बेटा ज़्यादा ज़्यादा दो ही होंगे, ऐसे हो सकता है साइड से किसी और चीज़ दीवार के साथ हो, उस तरफ कुछ अलग हो, लेकिन हमारे लिए ये भी तुम्हारी बुक में नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन न्यूमेरिकल जब करने लगोगे तो वहाँ मिल जाएंगे। ये न्यूमेरिकल में मिलेगा सब कुछ तुम्हें, थ्योरी में नहीं मिलना कुछ नहीं। न्यूमेरिकल ये क्यों करवा रहा हूँ, जो वेरी टाइम पे पूछे गए न्यूमेरिकल हैं उन्हीं को मैंने आंसर R1 R2 की फॉर्म में दिया है। वहाँ लिखा होता है कि जी R1 0.5 सेंटीमीटर है, R2 इतना 0.3 सेंटीमीटर है, बताओ एक्सेस प्रेशर क्या होगा, है ना। हो गया भाई बच्चों। तो अब प्रूफ दे दूं आपको कि एक तो दे ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ, एक प्रूफ दे देता हूँ बेटा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप का प्रूफ दे देता हूँ, है ना बेटा। ज़्यादा में नहीं फंसेंगे हम चक्कर में। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप बेटा। लो भाई इसका प्रूफ देने लगा हूं आपको मैं। तो ये रही हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप, अंदर भी लिक्विड है, और हुआ ये कि एक्सेस प्रेशर तो कनकेव साइड पे होगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। पर हुआ ये कि इस एक्सेस प्रेशर की वजह से मान लो, पता नहीं चलता लेकिन मान लो कि उसका रेडियस थोड़ा बढ़ गया। एक्सेस प्रेशर था अंदर, इधर से भी बाहर था, इधर से भी बाहर था, हर तरफ से, इधर से बाहर था, इधर से बाहर था। इस एक्सेस प्रेशर को मैंने P बोल दिया बेटा। लेट P इज एक्सेस प्रेशर, जिसको PA माइनस PB नहीं बोल रहा था अब तक मैं, है ना, उसको PA माइनस PB को मैंने P बोल दिया। लेट P इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, PA माइनस PB बोला था ना बेटा। जैसे मैं बोल रहा था कि जी यहाँ पर A पॉइंट है, बाहर वाला B है, तो PA माइनस PB ये वही एक्सेस प्रेशर है। अब मैंने इसको P बोल दिया ताकि लंबा लिखने से बच सकूं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, सपोज इसका रेडियस है भाई R, सपोज इसका रेडियस आपके पास R है, और जो रेडियस बढ़ा ना वो कितने से बढ़ा, dr से। इस एक्सेस प्रेशर ने dr से रेडियस ड्रॉप का इंक्रीज कर दिया। लिखना बेटा dr क्या है, सपोज dr इज इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द ड्रॉप ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर।
increase in radius of the drop किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। स्टेप वाइज देखते चलना बेटा, जहां दिक्कत होगी बताना। यहां तक समझ में आ गया? भाई प्रेशर है तो फोर्स भी है। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। स्फीयर का एरिया 4πr²। तो जो फोर्स ऐड कर रही थी उसने वर्क भी तो किया होगा, बाहर की तरफ को धकेला इसको dr डिस्टेंस से, ठीक है। फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर F इज, जो कि किसके बराबर है? P इंटू बोलो 4πr²। दिस इज फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। अरे भाई dr से बाहर धकेला तो इसने वर्क भी तो किया होगा, मुफ्त में थोड़ा हो जाएगा सब कुछ। इसने तो वर्क भी किया है। F डॉट dr ना बेटा, dw small amount of work done by this force F dot dr P into 4πr² into dr। क्या लिखोगे इसके आगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स। स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स। यहां तक अच्छे से देख लो, कोई शक है तो बोलना बेटा। स्टेप बाय समझते चलो, बहुत ही आसान है प्रूफ। पर वर्क डन के लिए तो एक और तरीका भी है फाइंड आउट करने का। वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया करो सरफेस टेंशन, वो भी तो है, वो भी तो इसी का वर्क डन आएगा, है ना। तो सुनना जी, एरिया ड्रॉप का क्या था बच्चों? 4πr², यही था। dA अपॉन dr अगर मैं निकालूं, डिफरेंशिएट करूं, 4π कांस्टेंट है, r² का 2r, तो dA आपके पास आएगा 8πr dr। dr इज चेंज इन एरिया। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। r से, r रेडियस था ना बेटा शुरुआत में, dr से उसका रेडियस चेंज हो गया। वो चेंज निकालना चाहता हूं ताकि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकूं? वर्क डन पर यूनिट चेंज एरिया सरफेस टेंशन ऑल्सो लगा रहा हूं भाई फॉर्मूला। वर्क डन पर यूनिट चेंज एरिया क्या बेटा? सरफेस टेंशन। तो वर्क डन कितना आ गया? बोलो भाई, S इंटू डी ए, और डी ए कितना है? S इंटू बोलो 8πr dr। इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा। अब यहां तक कोई किसी को समस्या हो तो बताना जी। हाँ हाँ, देखिए अगर आप ऐसे नहीं फाइंड आउट करना चाहोगे, मैं डिफरेंशिएशन से किया, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि ड्रॉप बनी, अंदर वाले प्रेशर ने बड़ा बड़ा रेडियस बढ़ा दिया, थोड़ा सा चेंज आएगा। स्मॉल चेंज अब हो तो डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, बाहर वाला सरफेस एरिया 4πr + dr², अंदर वाला 4πr², माइनस करो तब भी यही आएगा। dr का होल स्क्वायर इग्नोर करना है बस, क्योंकि छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर देखो 0.1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 0.1 का होल स्क्वायर बोलो 0.01, और छोटा हो जाता है। छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और छोटा हो जाता है और इग्नोर करना पड़ता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, df फाइंड आउट करना, तो 4πr + dr का होल स्क्वायर माइनस 4πr², dr के होल स्क्वायर को इग्नोर मारोगे सेम आएगा dA। और यहां मैंने कैसे किया? डिफरेंशिएशन मेथड से किया। एरिया था 4πr², डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r लिखना है बेशक यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, d अपॉन dr क्या आ गया? 4π कांस्टेंट है ना, r² का 2r, d आ गया 8πr dr, और यहाँ डाल दिया बेटा मैंने। यहां तक किसी को समस्या हो तो बोलना बेटा। इक्वेशन नंबर 1 और 3 तो सेम है यार, है ना। इक्वेट करें, कर दो भाई। 1 = 3 p इंटू 4π r² इंटू dr
इक्वल एस इंटू 8 पाई आर इंटू डी आर। पाई क्या क्या गया, डी आर गया, है ना, पाई से पाई गया, बोलो क्या आ गया पी, 2s अपॉन आर। यही तो बोला था मैंने, अलग थोड़ा बोला कुछ। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज 2s अपॉन आर, यही बोला था ना बेटा। हाँ भाई, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप इज 2s अपॉन आर। कोई दिक्कत बच्चा? तो मैंने वर्क डन दो तरीके से निकाला, एक एफ डॉट डी आर से, दूसरा वर्क डन पर यूनिट चेंज एरिया सरफेस टेंशन से। मेरा आंसर आ गया। अब अगर आप 100 फिल्म के लिए भी करना चाहते हो 4s अपॉन आर, सेम डेरिवेशन है, ये सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, यहाँ तक सेम। फिर उसके बाद जब एरिया लिखोगे ना तो ये आएगा डी ए 8 पाई आर डी आर। फिर क्या लिखना है यार, एयर तो दोनों तरफ है, 100 फिल्म में अंदर भी है बाहर भी है, तो डी ए विल बी 2 इंटू 8 पाई आर 16 पाई आर डी आर। फिर इक्वेट कर दोगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 16, पी क्या आ जाएगा 4s अपॉन आर। सेम डेरिवेशन है, बस जहाँ डी ए निकाला ना वहाँ बाद में लिखना है कि फॉर सो बबल वी हैव 2 फ्री सर्फेसिस, सो डी ए विल बी 2 इंटू 8 पाई आर डी आर, और इक्वेट कर देना है, 4s अपॉन आर आ गया। तो मैंने जो आपको फॉर्मूले लिखवाए थे इसलिए कि पहले सारे फॉर्मूले लिखवा दिए इसलिए कि उसमें कोई दिक्कत ना है न्यूमेरिकल में, लेकिन डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको, बोर्ड तो नहीं है आपका 11, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए डेरिवेशन चाहिए, तो वो हमने कर लिए। और आज हम इतना ही कर रहे हैं, लेकिन आज करने के लिए आपको काम है, सबको बोल दिया गया है, क्योंकि सिर्फ वाले लोगों का समस्या आ रही थी कि तुम लोग कहीं दूर वाले पीजी वाले भी हैं, नज़दीक वालों को भी खाना नहीं मिल रहा था, है ना। दूर वालों को तो फिर दिक्कत आ ही रही थी, शाम को 4 बजे खाना खाना, तो कैसे खाना और क्या खाना। तो इसलिए आप सबको बोला गया कि टाइम पे क्लास शुरू करो और टाइम पे छोड़ो भी, ताकि आप लोग टाइमली फ्री हो जाएं। तो इस टाइम आप फ्री हो, खाना खाओ मजे जाके, लेकिन ध्यान रखें इस चीज़ का, जितने हमने कर लिए उतने न्यूमेरिकल आज करने हैं। मैं असाइनमेंट नीचे से दूंगे, मॉड्यूल में से कर लोगे? असाइनमेंट के लिए बोल देता हूँ, असाइनमेंट लेके जाओ। फिर असाइनमेंट दे रहा हूँ, 1 मिनट बैठ जाओ। ऑनलाइन वाले लोग बच्चा क्या करोगे तुम लोग, अटेंडेंस डाल दोगे जी?